नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों एमपी जीके का अपन ने सामान्य जानकारी और सामान्य परिचय अपन पढ़ चुके थे। आज अपन देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, भारत में जो राज्यों के गठन की प्रक्रिया थी वो क्या थी, और मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन किस प्रकार से शुरू हुआ उसके बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं अपन आज़ादी के समय की, तो आज़ादी के समय भारत प्रशासनिक इकाइयों की अगर बात करें तो दो तरह की प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। मतलब दो प्रकार से भारत का प्रशासन संचालित होता था। नंबर एक बात करें तो ब्रिटिश प्रांत और नंबर दो की बात करें तो देशी रियासतें। तो दो भागों में प्रशासन बटा हुआ था। ब्रिटिश प्रांत का जो शासन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। किसके हाथ में था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। और देशी रियासतों का जो शासन था वो शासन तो किसके अधीन था? देशी राजाओं के अधीन था। देशी राजाओं के अधीन शासन था, परंतु वास्तव में ये शासन की जो शक्तियां थी वो किसके पास थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। केवल नाम मात्र का शासन हुआ करता था देशी राजाओं का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आज़ादी के समय इस प्रकार की प्रोसेस चला करती थी। आगे देखते हैं कि धीरे धीरे क्या क्या परिवर्तन हुए और किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के पुनर्गठन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें तो माउंटबेटन योजना के आधार पर दो अधिराज्य बना दिए गए। 1947 को दो अधिराज्य बना दिए गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और मतलब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त की बात करें, 15 अगस्त 1947 को तो भारत आज़ाद हो गया। मतलब इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो अधिराज्य बन गए, जिसका एक का नाम था भारत और दूसरे का नाम था पाकिस्तान। अब दोस्तों अगर 1947 की बात करें तो भारत में 552 देशी रियासतें थी। उस टाइम पर भारत में 552 देशी रियासतें थी। इनके सामने ऑप्शन रखे गए कि अगर ये देशी रियासतें चाहे तो भारत में विलय हो सकती है, या फिर ये चाहे तो पाकिस्तान में विलय हो सकती है, और अगर ये रियासतें चाहे तो ये अपना खुद का एक देश बना सकती है, या मतलब कहने का मतलब ये है कि ये खुद स्वतंत्र रूप से अपना शासन संचालित कर सकती है। तो दोस्तों 552 देशी रियासतें थी। इनमें से 549 रियासतों ने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया। 549 देशी रियासतों ने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया। लेकिन जो 3 रियासतें थी, जिसमें से एक थी हैदराबाद, दूसरी थी कश्मीर और तीसरी थी जूनागढ़। दोस्तों इन 3 रियासतों ने भी फाइनली भारत में ही सम्मिलित होना स्वीकार किया, लेकिन ये आसानी से भारत में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। ये अपना एक अलग ही राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो दोस्तों इस प्रकार इनके ऊपर कुछ कार्रवाइयां की गई थी जो आपको याद रखनी है, वो सीधे से एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों अगर पूछा जाए जूनागढ़ किस प्रकार से भारत में सम्मिलित हुआ, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में सम्मिलित किया गया। कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके राजा हरि सिंह थे उस टाइम पर, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और इस प्रकार से कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला दिया गया। दोस्तों भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन तीनों राज्यों को भारत में मिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे, और इन्हीं की बदौलत ये तीनों रियासतें भारत में सम्मिलित हुई। आगे देखते हैं 1947 से 1956 की स्थिति क्या थी भारत की। तो दोस्तों अगर उस टाइम की बात करें, आज़ादी के बाद से लेकर 1956 तक, यानी कि मध्य प्रदेश के गठन तक की बात करें, तो मध्य प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा गया था। मध्य प्रदेश को 3 स्टेटों में बांटा गया था। स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी, इन 3 स्टेट में बांटा गया था। लेकिन दोस्तों आज का जो मध्य प्रदेश है वो पुराने मध्य प्रदेश से, आज़ादी के बाद वाले मध्य प्रदेश से बिल्कुल अलग था। स्टेट ए की बात करते हैं तो स्टेट ए के अंदर सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोविंस और साथ में बरार प्लस छत्तीसगढ़ वाला इलाका और बघेलखंड वाला इलाका शामिल था। दोस्तों ये जो पार्ट ए लिखा हुआ है ये क्या था? स्टेट ए थी, यानी कि ये वाला जो हिस्सा था
ये हिस्सा पार्ट ए था, या फिर इसको स्टेट ए भी बोल सकते हैं। ये क्या था? स्टेट ए था, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस और साथ में बरार भी था। ये दोस्तों वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ वाला ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी क्या था? सेंट्रल प्रोविंस में था। और बघेलखंड वाला हिस्सा भी कहां पर था? सेंट्रल प्रोविंस में था। क्लियर है? जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों? नागपुर हुआ करती थी। नागपुर अभी महाराष्ट्र में है, लेकिन उस समय जो स्टेट ए था उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर हुआ करती थी। जिसके प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ये क्या थे? पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेट ए के प्रमुख थे। बात अगर स्टेट बी की करी जाए तो दोस्तों बी में पश्चिम की 25 रियासतें शामिल थी। ये जो बी है, ये रियासतें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये स्टेट बी के अंदर क्या था? पश्चिम की 25 रियासतें शामिल थी, जिसका नाम क्या रखा गया था? नव भारत रखा गया था। और इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर दोनों थी, यानी कि 6 महीने के लिए इसकी राजधानी इंदौर हुआ करती थी और अगले 6 महीने के लिए इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? ग्वालियर हुआ करती थी। जिसके प्रमुख कौन थे? लीलाधर सेठ इसके प्रमुख थे। अब अगर दोस्तों बात करते हैं अपन पार्ट सी की, तो पार्ट सी में क्या था? ये जो एरिया दिखाया गया है, ये एरिया किसका था? सी का था। ये क्या था? विंध्य प्रदेश था। इसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसमें उत्तर की रियासतें थी, साथ में भोपाल भी सम्मिलित था और विंध्य प्रदेश भी सम्मिलित था। और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? भोपाल थी। आपको कहीं कहीं पर इसकी राजधानी रीवा देखने को भी मिलेगी, लेकिन दोस्तों रीवा इसकी राजधानी नहीं थी। इसकी राजधानी क्या थी? भोपाल थी। क्लियर है? तो इस प्रकार से 1956 तक मध्य प्रदेश को 3 स्टेटों में बांटा गया था, 3 स्टेट्स में बांटा गया था, जो इस प्रकार से थी। दोस्तों इन 1956 तक मध्य प्रदेश में कई परिवर्तन भी हुए। राज्यों की भारत में राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया, भाषाई आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, सुविधा की दृष्टि से उनमें पुनर्गठन की प्रक्रिया भी चालू हुई। तो अपन देखते हैं कि पुनर्गठन की प्रक्रिया किस प्रकार से शुरू हुई। दोस्तों अगर बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन की, तो सबसे पहले दोस्तों राज्य बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जिनका प्रशासन भी सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता था। तो इस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग उठी। और खास करके अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत के अंदर राज्यों का पुनर्गठन पर बल दिया गया। लेकिन दोस्तों वे चाहते थे कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो, यानी कि तेलुगु भाषी राज्य अलग हो जाए, कन्नड़ भाषी राज्य अलग हो जाए। इस प्रकार राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर किया जाए, भाषाई आधार पर किया जाए। तो दोस्तों इसके लिए धर आयोग या एस के धर भी बोला जाता है इसको, इनका पूरा नाम था एस के धर। एस के धर की अध्यक्षता में एस के धर समिति या धर आयोग का गठन किया गया। जून 1948 की बात कर रहे हैं दोस्तों, आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। तो धर आयोग का गठन किया जाता है। इसे धर आयोग के गठन में क्या होता है? इसका गठन किया जाता है भारत आयोग के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों का पुनर्गठन करना। धर आयोग ने जून 1948 में इसकी स्थापना होती है और धर आयोग दिसंबर 1948 में लगभग 7 महीने बाद ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और रिपोर्ट में क्या बोलता है दोस्तों? कि पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए। दोस्तों पुनर्गठन, जो राज्यों का पुनर्गठन होना है वो प्रशासन की सुविधा के, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर, ना कि किसके आधार पर? भाषाई आधार पर होना चाहिए। दोस्तों इससे क्या हुआ? दक्षिण भारत के इलाके में असंतोष व्याप्त हो गया और उन्होंने इसका विरोध किया। जो प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का जो पुनर्गठन होना था उसका उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। तो दोस्तों विरोध के बाद राज्यों का पुनर्गठन की मांग फिर से उठती है और इसके बाद दिसंबर 1948 में एक और समिति बनाई जाती है कांग्रेस के द्वारा, जिसका गठन किया जाता है और उस समिति का नाम था जेवीपी समिति। दोस्तों जेवीपी इंडिकेट करता है जवाहरलाल नेहरू, जे से यहां पर इंडिकेट करता है जवाहरलाल नेहरू, ये पंडित जी जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। वी सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिकेट करता है, वल्लभ भाई पटेल। और जो दोस्तों पी है वो के एम पणिक्कर, सॉरी के एम पणिक्कर नहीं था, ये पट्टाभी सीतारमैया था। सॉरी, के एम पणिक्कर फजल आयोग में आएंगे। यहां पी से पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो ये जेवीपी समिति बनाई गई दिसंबर 1948 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? राज्यों का पुनर्गठन हो
लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसकी जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन इससे क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया। इससे भी क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया, क्योंकि इन्होंने भी क्या बोला था, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। राज्यों का जो पुनर्गठन हो वो प्रशासनिक दृष्टि से होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो इसने भी उसी प्रकार से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो धर समिति के आधार पर ही रिपोर्ट प्रस्तुत करी, तो राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया। तो दोस्तों इसी के चलते दक्षिण भारत के अंदर पोटी श्री रामलू नाम के व्यक्ति ने, पोटी श्री रामलू ने 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए। ये चाहते थे कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो वो किसके आधार पर हो, भाषाई आधार पर होना चाहिए। तो इससे सरकार ने अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया। कौन सा राज्य बनाया? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य था भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला। कब बनाया गया था? अक्टूबर 1953 के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, विकास की दृष्टि व राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने से 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली थे। इनके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू व डॉक्टर के.एम. पणिक्कर। पूरा नाम यहां पर लिख सकते हैं अपन, के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर थे इसके सदस्य। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और कहा कि अगर यहाँ के लोग अगर राजी नहीं होते हैं प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर, और इनमें अगर एकता में खंडन होता है, इनकी एकता का खंडन होता है, तो राज्यों का गठन किसके आधार पर हो? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वहाँ के लोगों में एकता टूटे या असंतोष व्याप्त हो। तो इस फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों में, जनता के अंदर एकता बनी रहे। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, और मध्य प्रदेश का गठन भी इसी के तहत 1 नवंबर 1956 को किया गया। इसी तरह हम 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? मध्य प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ या 1956 के समय भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को पुराने मध्य प्रदेश के 17 हिंदी भाषी जिले, मंदसौर जिले के सुनेलटप्पा तहसील को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत, पूर्व का मध्य भारत, महाकौशल तथा हिंदी भाषी जिले और राजस्थान के कोटा जिले को सिरोज विदिशा में, जो सिरोज को विदिशा में दे दिया गया था, राजस्थान की कोटा जिले को विदिशा में, उपखंड का मिलाकर जो विदिशा में दिया गया था उस उपखंड को मिलाकर नया मध्य प्रदेश बना, जिसकी राजधानी क्या रखी गई थी दोस्तों? राजधानी जिसकी भोपाल रखी गई थी। लेकिन भोपाल उस समय क्या था? कोई जिला नहीं था। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब भोपाल जिला नहीं था। भोपाल को 1972 के अंदर जिला बनाया गया था। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जब 17 हिंदी भाषी जिले थे, मंदसौर जिले को सुनेलटप्पा को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत, पूर्व का मध्य भारत, महाकौशल के हिंदी भाषी जिले और कोटा जिले के सिरोज तहसील को मिलाया गया था। क्लियर है? आगे देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन होता है। और मध्य प्रदेश के गठन के बाद अब अपन अगले वीडियो के अंदर जो देखेंगे कि मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, मतलब मध्य प्रदेश के जो जिले बनाए गए वो जिले किस प्रकार से बढ़ते चले गए और छत्तीसगढ़ को अलग कब किया गया, और इस प्रकार से अपन आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।